बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है और आप देख सकते हैं कि आज मैं अकेली हूँ। आयशा एक दिन की छुट्टी पर है, उनको कोई निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो आज आ नहीं सकी, तो आज का शो मैं अकेली ही कंडक्ट करूँगी। हमें कमी ज़रूर आयशा की महसूस होगी। बहरहाल जी, मैं इस पर शुरुआत में बात यह करना चाहूँगी कि चूँकि आप मेरी आवाज़ भी सुन सकते हैं, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही होगी और फील हो रहा होगा। मौसम तब्दील हो रहा है बड़ी जल्दी से और लोगों में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम, बुखार और गला ख़राब, जो कि मैं ख़ुद भी इसका शिकार हो चुकी हूँ, तो आपने इस मौसम में एहतियात करनी है। मैं पहले भी अपने प्लेटफॉर्म से ये बार बार कह चुकी हूँ, लेकिन ख़ुद मैं इसका शिकार हो चुकी हूँ, लेकिन एहतियात आपने नहीं छोड़नी है। जो हमारी पहली स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के मायानाज जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में शानदार कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया जनाब, और फिर से पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है। गोल्ड मेडल जीतकर सऊदी अरब में जारी इस्लामी यकजहती गेम्स के फाइनल में अरशद नदीम ने सबसे लंबी 83.05 मीटर की थ्रो फेंकी और तमाम हरीफों को उन्होंने एक मरतबा फिर से पीछे छोड़ते हुए ये तलाई तमगा अपने नाम कर लिया है। और अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। अगर उनकी कामयाबियों की बात करें तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 90.18 मीटर की उन्होंने जनाब थ्रो फेंकी थी और वहाँ से वो लोगों में अपनी पहचान बनाना शुरू हो गए थे, लोगों उनको जानना शुरू हो गए थे। जेवलिन थ्रो की गेम को जानना अरशद नदीम की वजह से शुरू हो गए थे, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसके बाद उनकी सबसे बड़ी कामयाबी जिसको तस्वुर किया जाता है वो पेरिस ओलंपिक्स में जो उन्होंने शानदार थ्रो फेंकी थी 2024 में, पिछले ही साल की बात है, आपको याद होगा। 92.97 मीटर की जो थ्रो उन्होंने फेंकी थी वो बड़ी ज़बरदस्त रही थी। और अगर हम बात करें ये जो अभी मुकाबला हुआ है तो पाकिस्तान के यासिर सुल्तान वो दूसरे नंबर पर रहे और उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया, यानी 2 पोजीशंस तो पाकिस्तान ले उड़ा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो इस गेम में भी आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और जो अरशद नदीम की लेगेसी है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। तो बड़ी अच्छी ये सुबह हमारी हुई जब पता लगा कि अरशद नदीम जो है वो एक मरतबा फिर से गोल्ड मेडल ला चुके हैं। ये कामयाबी उन्होंने पूरी कौम के नाम की है। एक और जगह पर पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद था, वो थी 4 रोज़ा जंग जिसमें पाकिस्तान फाते रहा था इंडिया के अगेंस्ट। अब ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया ये कह रही है। अमरीकी कांग्रेस ने भी पाक भारत जंग में भारतीय शिकस्त पर मोहर जब्त कर दी है और कांग्रेस में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने फौजी बरतरी हासिल की थी। पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को निशाना बनाया, ये एडमिट किया गया है। और अमेरिका की कांग्रेस में ये रिपोर्ट जमा कराई गई है, उसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने इब्तदा में ये दावा किया था कि उसने फ़ज़ाई लड़ाई में भारत के 5 तैयारे मार गिराए, ताहम बाद में ये तादाद बढ़ाकर पाकिस्तान की जानिब से 7 बताई गई और इसको करेक्ट किया गया। इस्लामाबाद ने अपने किसी तैयारे के नुकसान की तरदीद की और कहा था कि 3 फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाए जाने के बाद उसने भारत के 26 अहदाफ को निशाना बनाया। तो जनाब ये दुनिया पूरी मोतरफ है, पाकिस्तान ने जो झंडे गाड़े हैं कामयाबियों के, और हम तो बात कर ही रहे थे, लेकिन आपको खुशी तब होती है जब दुनिया एडमिट कर ले और फिर जो पड़ोसी मुल्क है उसका चेहरा बेनकाब अब दुनिया में हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। मसूद साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम करेंगे आपको शो में। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है जिस तरह से दुनिया यके बाद दीगरे मुख्तलिफ ममालिक के लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं, और अब कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई है क्या मायने रखती है पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया। देखिए जी कि दिस इज द फाइनल नेल इन द कफन ऑफ इंडिया, जो द सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था जो इंडियन ओशन रीजन में। और अभी इसमें देखें कि इसमें ये कंक्लूजन किया गया है कि पाकिस्तान ने डिफीट किया है इंडिया को स्क्वायरली और पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की गई है। फिर उन्होंने ये भी बात की चाइनीज वेपन्स एंड इक्विपमेंट यूज किया, लेकिन उसको यूज करने वाले पाकिस्तानी थे। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान ने प्रिवेल किया इन दिस 4 days वॉर में, इट वाज एंड द वॉर एंडेड इन द सक्सेस ऑफ पाकिस्तान।
तो मेरे ख्याल में फिर हम ये समझते हैं कि इट इज नो ए पोलिटिकल जो इट इज अ डिजास्टर फॉर पोलिटिको मिलिट्री लीडरशिप जो इंडिया में है, जो सो कॉल्ड क्लेम्स और बुलंद बांग दावे कर रहे थे। और जिस तरीके से तवातर से हमने रिसेंटली देखा, उनके सीडीएस के बयान आ रहे थे, एयर चीफ के आ रहे थे, नेवल चीफ बात कर रहा था, राजनाथ सिंह बात कर रहा था। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद मैंने कहा कि इट हैज नो समड अप, क्योंकि ऑफिशियल ये कंफर्म रिपोर्ट है, कांग्रेस के सामने पेश की गई है, जिसमें उन्होंने सारी एक्नॉलेज की है कि जहां पाकिस्तान में जबरदस्त हिकमत अमली के जरिए एक लीडरशिप बेहतरीन थी, जिसमें पाकिस्तान प्रिवेल इन दोज 4 days वार। सो देखें, इसके इम्प्लीकेशन से चीजें हमें नजर आती हैं कि आपने जब ये वाकयात हुए, दुनिया ने इसको देखा, तो इसके बाद देखें आपका जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल एकदम ऊंचा हुआ। और इसके बाद फिर आप खित्ते में सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे उभर आए हैं, और आपको दुनिया में अभी वेस्ट एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के साथ देखा जा रहा है। अमेरिकन तो दुनिया समझती है, यू ऑल नो, ये स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे है दुनिया भर में। आपका रोल देखा जा रहा है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दुनिया के मसाइल में, बातचीत में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो इसमें लाइन इस्तेमाल की गई है ना, कि पाकिस्तान ने वाज़े बरतरी हासिल की है। सिर्फ बरतरी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, वाज़े बरतरी। ये कितनी, इस लाइन की कितनी सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के लिए? हाँ जी, देखिए, पहले इम्पोर्टेंट बात ये भी है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब भी बात की है तो वो हमेशा बात करते हैं जब उनको इनपुट दी जाती है, उनको ब्रीफिंग दी जाती है कि ये रिजल्ट्स हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है। तो दैट्स वाई आप देखें, वो तवातर के साथ 7 जहाज के तरह अभी 8 जहाज पे आ गए। और फिर उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान, फिर आप देखें ना कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप की वो तारीफ करते हैं, स्मार्ट गाइस कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, फील्ड मार्शल को। फिर जब फील्ड मार्शल को आप मेरे फेवरेट हैं, फिर उनको लंच पे बुलाना, वो बहुत बड़ी बात थी। और उससे यही एक मैसेज कन्वे होता था कितनी इंपॉर्टेंस वो दे रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। सो जब आप डिलीवर करते हैं और अपने आप को मनवाते हैं, तो दुनिया भी अकॉर्डिंगली आपको समझती है कि आपका प्रोफाइल है, आप मजबूत हैं और आप प्रीवेल कर सकते हैं। आप देखें कि जो इंडिया का कंसेप्ट था कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, वो 4 दिन में वो जो कंसेप्ट था हमने उसको मलियामेट कर दिया है। सो अब वो जो इंडिया, अमेरिका समझता था कि ये क्वाड के जरिए ये इसको चाइना को अगेंस्ट यूज करेगा, तो वो अभी मुमकिन ही नहीं है। और फिर देखिए कि जो बयानात देखे हमने, फिर इसके बाद वो चेस्ट थम्पिंग वाली बात थी इंडिया वाले कर रहे थे। आप देखें कि 2020 में जो गलवान में उनके साथ हुआ, 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया कैप्चर किया चाइना ने। वहां पे बैठे हुए जिस रोड को उन्होंने बनाया था डरबोग से लेकर दौलत बेग ओल्डी, उसके आके ऊपर बैठ गए हैं और 16 बिहार रेजिमेंट को मारा, 22 उनके बंदे मार दिए, इंक्लूडिंग कर्नल संतोष बाबू। उस पे 1 इंच लेने की इनकी जरूरत नहीं है वहां से वापस लेने को। तो आप देखें, पाकिस्तान ने 4 दिन में उनको सबक सिखा दिया। हमने देख ली इन 4 रोजा ये जो जंग हुई है। और सदर ट्रम्प, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वो बार बार जिक्र भी अपनी बातों में कर चुके हैं, और तरह उन्होंने लंच पे बुलाया और भारत में जो सोग उस पर छाया वो भी हमने देखा। अच्छा, ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट एक रिसेंट दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग 350% टैरिफ लगाने की धमकी पर जाकर रुकी है। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि आप जंग करेंगे तो 350% टैरिफ लगाऊंगा, जिस पर दोनों ममालिक रुक गए। ये जो ट्रम्प बार बार जिक्र कर रहे हैं रुकवाने का, इस पर उनकी स्टेटमेंट जो है, पहले मैं चाहूंगी वो आप सुन लें, फिर इस पर हम मजीद बात करते हैं। I was talking about the different wars, and it's, look, India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. They said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country, no more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. Come back to me, and I'll take it down, but I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. The Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. He actually said, I saved millions, and he said it in front of Susie. He said, President Trump saved millions and millions of lives. He doesn't even know that, but he saved millions of lives, and he talks about it. And I got a call from Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war.
So thank you very जनाब, much. डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार अपनी स्पीच में जिक्र भी कर रहे हैं और इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं और उनका क्रेडिट बनता भी है। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने ये सारी जंगें रुकवाई हैं। ख़ास तौर पर जिक्र करते हैं पाकिस्तान और भारत की जंग का। तो मसूद खान साहब, आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस जंग का जिक्र करके, ठीक है उन्होंने नोबेल प्राइज़ के लिए कोशिश की, उनको नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान की वाज़े बर्तरी की अब तो अमेरिका से मिसालें आना शुरू हो गई हैं। जिस तरह कांग्रेस की हमने बात की, डोनाल्ड ट्रंप भी ये बर्तरी मान चुके हैं। उन्होंने कहा कि 7 जहाज गिरे। देखें, जब आप डिलीवर करते हैं, अपनी बहादुरी एस्टेब्लिश करते हैं, दुनिया रेस्पेक्ट भी उन्हीं लोगों को करती है जो बहादुर होते हैं, जिनकी पावर होती है। और पाकिस्तान देखें कि जिसका $8 बिलियन बजट है और इंडिया का $86 बिलियन है, उनको 4 दिन में जब हमने सबक सिखाया तो दुनिया मान गई थी पाकिस्तान कुछ कर सकता है। सो मेनली मैं तो समझता हूँ इट इज बिकॉज ऑफ दी लीडरशिप जो है वो मैटर करती है। दूसरी बात ये है, देखें कि ये कंक्लूजन हम ड्रा कर सकते हैं, पाकिस्तान कैन नॉट बी कोयर्स। आपके हमें डरा नहीं सकते हैं। सीज फायर देखें, अमेरिका ने सीज फायर करवाया, हम इंडिया के कहने पर हमने नहीं किया। लोकसभा में वेरी नेक्स्ट डे राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी थी कि हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की कि हम सीज फायर करते हैं, तो पाकिस्तानी डीजीएमओ रिफ्यूज होने का, भाई डोंट, उन्होंने कहा वेट करो, हम जवाब आपको देंगे। तो वो देखें कि वो रिजॉल्व था अफवाज पाकिस्तान में, लीडरशिप में था। और फिर इसके अलावा देखें कि उनको एक बड़ा वो जो है कि जो अब कहते हैं कि हम आप जहाँ से जितने बयानात वो देते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी मान गई है, दुनिया मान गई है। दुनिया मान गई, सिर्फ मान नहीं गई। जो चीनी हथियार है ना ब्रिगेडियर साहब, उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। अब इसका जिक्र जो है वो इस रिपोर्ट जिसकी हम बात करें इसमें भी किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि चीनी हथियारों ने फतह में बुनियादी किरदार अदा किया। ये अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट कह रही है। इस बात की कितनी सिग्निफिकेंस है अमरीका की तरफ से इस स्टेटमेंट का आना? देखें कि ये एक्नॉलेजमेंट है। चाइनीज से वेपन्स से और टेक्नोलॉजी को हमेशा वो समझते थे कि वेस्ट से सुपीरियर नहीं है, लेकिन इसमें अभी आप देखें कि जो अभी जो जंग हुई, इट वाज द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस द चाइनीज टेक्नोलॉजी। लेकिन और इसके बाद आप देखें कि मैं एक तो J-10C हमने यूज किया है, PL-15 यूज किया, HQ-9 यूज किया, और फिर देखें कि मेरे हिसाब से इट इज द मैन बिहाइंड द गन जिन्होंने उनको यूज किया है। मैन इनसाइड एयरक्राफ्ट जो मैटर करता है। फिर जो हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशन में जो सिनर्जी क्रिएट की थी वो बड़ा मैटर था। दैट वाज ए सरप्राइज फॉर द इंटायर वर्ल्ड। जिस तरीके से हम 4 दिन में हमने बैटल कोड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में हम गए हैं। सो इंडिया नेवर एक्सपेक्टेड, दुनिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन आप देखें कि हम भी पैरालाइज इंडिया। आप साइबर अटैक जो हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो पाकिस्तान ने डिस्प्ले किया है, तो इसका मतलब ये था कि देखें कि उस वक्त भी ये कोशिश जो की, अब आपका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कंसेप्ट भी आ गया है, और तो उससे ये होगा कि मजीद में प्रोफिशेंसी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी जो बैटल में जो कोऑर्डिनेशन होगी, सिनर्जी है, वो बढ़ जाएगी। और फ्यूचर में पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि कोई सवाल प्रोवोकेशन, एक तो धचका हमने उस 4 रोज़ा जंग में जीत कर दिया, वो बर्तरी लेकर दिया, और फिर जब दुनिया एक्नॉलेज करी, ये मजीद झटके जो हैं वो भारत को मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे, इस अहम मौजू पर वो बात कर रहे थे। जनाब आगे बढ़ जाते हैं और आगे एक और इम्पॉर्टेंट मामला है वो जो कि मौसम से लिंक है। जिस तरह मैंने शुरू में बात की है, मौसम तब्दील हो रहा है और साथ साथ जब आपको पता है सर्दियाँ आती हैं तो शदीद धुंध भी होती है, स्मॉग भी होती है। अब इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो मोटरवे है उस पर इस वक्त शदीद धुंध है, स्मॉग है, और ज़ाहिर से सफ़र जो है उसको मज़ीद ख़तरनाक बना दिया है। गुज़श्ता रोज़ M1 मोटरवे को पेशावर से स्वाबी इंटरचेंज तक आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा था, और ये जो इकदाम किया गया इसका मकसद था ताकि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, उनकी हिफाजत की जा सके, क्योंकि हद्दे निगाह जो है वो चंद मीटर ही कुछ दिखाई दे रहा था, और सर्दियों में आगे जाकर ऐसा भी हो जाता है कि हद्दे निगाह बिल्कुल सिफर ही हो जाती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस SP साकिब हुसैन साहब। साकिब साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये वजह आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि मोटरवे कब से कब तक बंद रहेगी और इसकी बेसिकली रीज़न क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से हमें मौका दिया कि हम अपने रोड यूज़र्स के साथ कनेक्ट हो सकें।
जैसा कि आपको मालूम है कि फॉग एक अनप्रिडिक्टेबल फिनोमेना होता है और अभी चूंकि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत बन चुकी है, हर साल फॉग बढ़ती जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि कमिंग डेज में जब तक बारिश नहीं हो रही तो तब तक तो ये फॉग मजीद बढ़ेगी। आजकल भी तकरीबन रात के औकात में मोटरवे बंद ही रहती है, जो M1 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि पिछली रात भी पेशावर से लेकर सवाबी तक मोटरवे बंद रही। तो आगे मुझे ये बता दें थोड़ा सा लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, रहनुमाई के लिए, कि कितने रोज़ मज़ीद बंद रह सकती है और इसका कोई स्केड्यूल बनाया जाता है या फिर मौसम देखकर उसी वक्त देखकर फैसला किया जाता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए ये बंद रहेगी, ताकि जिन्होंने ट्रैवल करना है उनको पता हो। अच्छा, इस सिलसिले में हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ भी राब्ते में रहते हैं, लेकिन एज सच इसका फ्यूचर का कोई स्केड्यूल नहीं दिया जा सकता कि कितने दिन तक ये सिस्टम चलेगा, क्योंकि फॉग एक बड़ा लोकलाइज सा फिनोमेना होता है। तो इसका फैसला हम लोग मौके पे ही करते हैं। हमारी जो ऑन ग्राउंड जो हमारी मोबाइल्स होती हैं वो विजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं और वो देखते हैं कि जिस वक्त हद निगाह 40 मीटर से कम तक हो गई है तो ऐसी सूरत में फिर एक फील्ड सर्वे किया जाता है पूरे इलाके का थॉरोली मोटरवे का, और फिर जिस भी सेगमेंट के ऊपर हद निगाह कम होती है, वहां पे डेंस फॉग होती है, वहां पे फिर हमें मजबूरन मोटरवे बंद करनी पड़ती है। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें, जो कोई ट्रैवल करना चाह रहा है वो ट्रैवल से पहले कहाँ पर चेक कर सकता है कि मोटरवे बंद है या खुली है? उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? अच्छा, मैं सबसे पहले तो इससे भी पहले ये कहूंगा कि जब ये फॉग का सीजन आता है तो हमें फॉग की तैयारी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब चूंकि ये फॉग एक हमारी लाइफ के साथ अटैच हो चुका है सर्दियों के सीजन में, तो हमें चाहिए कि जो ही सर्दियों का मौसम आता है तो हम उसके मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को, अपने शेड्यूल्स को एडजस्ट करें और कोशिश करें कि हम दिन के औकात के अंदर ट्रेवल करें और गैर जरूरी जो ट्रेवल है उसको थोड़ा इज्तनाब करें जिन दिनों में कि फॉग हो रही है। लेकिन फिर भी आपको जब भी ट्रेवल करना हो तो उससे पहले आप 130 पे कॉल करें, वहां पे बिल्कुल अपडेटेड हमारी ट्रेवल एडवाइजरी चल रही होती है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ये अपडेट हो रहा होता है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके थ्रू भी हम इसको डिसेमिनेट कर देते हैं, तमाम हमारे उन पे मौजूद होता है। हमारा अपना रेडियो है FM 95, उसके थ्रू भी हम इसमें हम ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे ही दे देते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जो रोड यूजर्स चल रहे होते हैं वो इन तमाम वेज को यूज करें। फिर इसके अलावा जो मोटरवेज का एंट्री पॉइंट है उसके ऊपर डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, वहां पे भी इसकी इंफॉर्मेशन चल रही होती है। और हमारे लोग ब्रीफिंग ऑफिसर्स जो स्टार्ट पॉइंट है वहां पे भी मौजूद होते हैं लोगों को ब्रीफ करने के लिए। लेकिन हम यही आपसे गुजारिश करेंगे कि जब भी अपने घर से चलते हैं और आप अपना सफर प्लान कर रहे होते हैं तो पहले तो दिन के औकात में इसको प्लान करें, रात को अवॉइड करें, और दूसरा हमेशा हमारे ये जो मैंने वेज बताएं इनमें चेक करके आप ट्रैवल करें। चेक करके ट्रैवल करना चाहिए। और वो लोग जो डाइवर्जन्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से वो उनकी जान और माल के लिए सही नहीं है। अगर उस इलाके में फॉग है, स्मॉग है, तो वो आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए अगर मोटरवे को बंद किया जाता है तो आपने उसका ख्याल रखना है, एहतियात करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ SP साकिब हुसैन साहब मौजूद अहम मामले पर बात कर रहे थे। जनाब, अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक और अहम मामला है सिंध हुकूमत से और सिंध से मुतालिक। सिंध में गुज़श्ता कई दिनों से बल्दियाती निज़ाम और नए सूबे की बहस एक मरतबा फिर से शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं और वफाकी वज़ीर सेहत भी हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने कहा है कि अगर शहरियों के बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे तो फिर सूबे बनाने में की कानून में कोई आइनी तरमीम भी मुमकिन है। उनका मजीद ये भी कहना था कि वज़ीर आला कचरा उठाने के जिम्मेदार बने हुए हैं, ये काम किसी सूबाई हुकूमत का नहीं होता। यानी कि MQM का असल जो जोर है वो बल्दियाती इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली है। तो इस मामले को लेकर बयानात का सिलसिला, दोनों तरफ से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो MQM की जानिब से वार्निंग दी गई है और उन्होंने कहा कि अगर बल्दियाती निज़ाम पर बात ना हुई तो 28वीं तरमीम भी मुतासिर हो सकती है और सिंध में नया सूबा भी बन सकता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें, ये बात करने की नौबत क्यों आई? मेरे ख्याल में एक अरसे दराज से इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान तो रोज़ अव्वल से ये कह रही है
कि जब तक शिरकती शमूलियती जमहूरियत इस मुल्क में कायम नहीं होगी, जब तक मकामी शहरी हुकूमत और बल्दियाती इदारे मौसर या जिसे कहते हैं कि बावसीला और बाइख्तियार खुद मुख्तार, खुद कफ़ील, खुद कार नहीं होंगे, लोगों को उनकी तकदीर का मालिक नहीं बनाया जाएगा, लोगों को फ़ैसला करने का हक़, इख्तियारात देने, इस्तेमाल करने का हक़ और अपने वसाइल से अपने मसाइल हल करने का हक़ उनकी दहलीज़ पर नहीं देंगे, डोर स्टेप पर, तो कैसे इस मुल्क की गाड़ी आगे बढ़ेगी, मुल्क में कैसे तामीर और तरक्की का अमल आगे बढ़ेगा। देखें, ये पूरी दुनिया में चीन जैसे मुल्क में जहाँ वन पार्टी रूल है, वहाँ भी बल्दियाती सतह पे इख्तियारात और वसाइल और फैसला करने का हक़ इस तरह मुंतकिल है कि वहाँ 15-15 पार्टियाँ मेयर के इलेक्शन के लिए लड़ती हैं। मरकज़ में वन पार्टी रूल है और मरकज़ ने भी ये दानिशमंदी से समझ लिया है कि भाई डिलीवरी, परफॉर्मेंस, कारकर्दगी और लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाना, उनके मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना, उन्हें सेहत, तालीम और हुनरमंद बनाना, सेहत, तालीम की बुनियादी सहूलतें देना, पानी, सड़कें, निकासी आपका बेहतर निज़ाम देना, कचरा उठाने का ये निचली सतह पर इख्तियार जाएगा। बिल्कुल सही बात कही है ना कि अगर वज़ीर आला के पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर बोर्ड का कुल्ली इख्तियार, वाटर सीवरेज कंपनी जो है वो सारा वज़ीर आला के पास है, और पूरे पाकिस्तान में जो सूबों में बल्दियाती निज़ाम और कानून राइज हुआ है वो 140A जो आर्टिकल है आइन का, उसकी नफ़ी है। तो हम तो उसकी तशरीह चाहते हैं, और हमने जो आइनी तरमीमी पैकेज या बिल दिया है जिसको हम 26 में लाना चाहते थे, नहीं हुआ, 26वीं में, 27वीं में लाना चाहते, नहीं हुआ। हमें मतलब ये कि कहा गया कि भाई 28वीं में हर हाल में आएगा। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि भाई ये मुनासिब है। अब एक ही पार्टी की उसमें रेजिस्टेंस है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब देखें, पंजाब में तो वैसे भी बात नए सूबों के क़याम की हो रही है, KPK में हो रही है, बलूचिस्तान में भी लोग तैयार हैं। अब अगर ये क्या सहीफ़ा आसमानी है कि तमाम पाकिस्तान के सूबों में आगे कहीं ना कहीं जाके मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे बनेंगे, तो ये कहाँ जवाब देते हैं फारूक सत्तार साहब? वो कह रहे हैं कि सूबा है, कोई केक नहीं है जिसको काट दिया जाए। तो आपको क्या लगता है ये सारे जो मसाइल हैं, एक तो मुझे थोड़ा सा पहले मैं चाहूँगी कि आप बता दें कि लोकल सिस्टम में सबसे बड़ी खामी क्या है, फिर मैं उस तरफ आती हूँ कि सूबा बनाने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हो रही है। देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, इसमें पहली बात तो ये आइनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कि हर 4 साल के बाद रेगुलरली इंतखाबात होंगे। तो ये बात भी तो डाली जा सकती है अगर कौमी और सूबाई के इंतखाबात होते हैं तो उस वक्त तक हुकूमत नहीं बननी चाहिए जब तक कि नीचे जो है वो बल्दियाती इंतखाबात भी ना हो जाए, शहरी मकामी हुकूमत बल्दियाती इदारे भी कायम ना हो जाए। तो ये लाजमी है ना। इसी देखें ना भाई, 1200 लोग हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में और सूबाई असम्बली में। ये 1200 लोगों से आप 25 करोड़ लोगों की तकदीर के फैसले करें और ये नुमाइशी हों, शो पीस हों, कॉस्मेटिक हों, बल्दियाती इदारे बेख्तियार हों, हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हों। पंजाब के जो हालिया सैलाब थे उन्होंने तो साबित किया ना कि वहाँ एक मेयर की ज़रूरत है, एक काउंसिल की ज़रूरत है, एक बावसीला मौसर जो है बल्दियाती इदारे की ज़रूरत है जो उनकी, और उनके पास इतने वसाइल होने चाहिए। देखिए ना, रेन रिलीफ पैकेज, इवन अपना इनका मेयर है वज़ीर आला का, पीपल्स पार्टी का, हम ये समझे कि चलें हमसे मेयरशिप छीन ली, इन जो हल्का बंदी है उसमें धांधला हुआ, हमने बॉयकॉट किया, चलें आप आ गए। अब दोनों एक ही पार्टी के, उसके बावजूद भी पूरे पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों में देखें जहाँ वज़ीर आला ने ओन किया, पंजाब में चाहे वो परवेज़ इलाही हों, चाहे वो बुज़दार हों, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो मरियम नवाज़ हो, वो ओन करते हैं तो उनकी तवज्जो लाहौर पे रहती है, लेकिन मुल्तान भावलपुर में उस तरह से तवज्जो नहीं। वहाँ का मेयर, अब 2 लाख स्कूल पंजाब में है बल्दियाती जो है, जो हुकूमत सिंध के, हुकूमत पंजाब के पास है, और सिंध में 1 लाख है। अब 1 लाख स्कूल की जवाबदेही एक वज़ीर आला या एक वज़ीर तालीम कैसे कर सकता है? लोग कैसे जाके उनको पकड़ेंगे? स्कूल की हालत आप जिन सूबों की मिसाल दे रहे हैं वो कम से कम एक शहर पे आपने खुद कहा कि फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ तो फोकस सिर्फ कराची पे भी नजर नहीं आ रहा। बाकी सिंध की तो बात आप छोड़ ही दें, कराची में जो बड़े बड़े मसाइल का अंबार है। वही तो कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये कि एक मौसर, बावसीला और एक खुदकार, खुद कफील, बाइख्तियार, खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम की ये शहरी मकामी हुकूमत की ज़रूरत है ना। और पूरी दुनिया देखें, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, फ़िलिपींस है, वियतनाम है, चिपिद्दी का शोरबा। अब वहाँ भी तरक्की का अमल जो है ना, उसका ड्राइविंग इंजन शहर हैं, बाइख्तियार शहर हैं, बाइख्तियार मकामी हुकूमत है। अगर ये नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? शंघाई
कहीं जादू तो है जो चाइना की जो मईशत में सर चढ़ के बोलता है, जो उनकी इतनी अरबों सैकड़ों अरब की जो बरामदात है, सैकड़ों अरब रुपए उनके पास, जो हज़ारों अरब रुपए उनके पास फॉरेन एक्सचेंज में जो है उनके जो है वो ज़र मुबादला पड़ा हुआ है। तो अब ये अगर चीज़ें, अब देखिए वियतनाम कहाँ से कहाँ चला गया, 200 अरब की एक्सपोर्ट उनकी हो रही है। ये 30 साल पहले हमसे कई गुना फारूक पीछे सत्तार ये साहब, मुल्क थे। अब आप स्टेटमेंट्स तो दे रहे हैं, आपकी जमात की तरफ से आ रही हैं ये सारी बातें, लेकिन क्या आपने कोई हिकमत अमली भी बनाई है, या फिर ये बयानबाजी होकर और जब हीट ऑफ द मोमेंट है तो अभी बात हो रही है और फिर बाद में खामोशी हो जाएगी? कोई प्लान बनाया आपने इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए? देखिए मेरा प्लान तो, मैंने आईनी तरमीम ये वाली भी मूव की हुई है कि जो सूबों के लिए 239 है कि जिस सूबे में सूबे बनने हैं वहाँ उस सूबे से राय ली जाए। तो इसका मतलब आपने निप इनटू द बड, यानी आपने उसी वक्त किसी चीज़ को, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, तो वो तो बेचारे गुंचे खिल ही नहीं सकते। भाई रीजनल एस्पायरेशन दे ना, कराची के अवाम से पूछे, यहाँ से उर्दू बोलने वाले गुजराती, काठियावाड़ी या मेवाती, पूर्वी महाजर थोड़ी हैं। यहाँ सिंधी बोलने वाले मेरे भाई जो अंदरून सिंध से बड़ी तादाद में नकल मकानी करके रोज़गार के लिए आए हैं। फिर यहाँ लाखों पख्तून, यानी पेशावर के बाद अगर दूसरी बड़ी आबादी मेरे पख्तूनों की या कोयटा के बाद है वो कराची में। फिर उसके बाद यहाँ सराइकी, हज़ारे वाले, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, बलोच है। पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी है, पाकिस्तान के हर ज़बान बोलने वाला शहरी है। तो फिर उनसे राय लें ना कि वो क्या कहते हैं। और कराची तो एक ज़माने में फेडरल कैपिटल था, इसकी तो इतनी ज़्यादा अहमियत है। चले कैपिटल इस्लामाबाद चला गया, या फिर इसे फेडरल कैपिटल टेरिटरी बना दे। अरशद वोरा साहब ने, मेरे एक MNA ने ये अभी मसला क्या नीयतों का मसला है, या जानबूझकर सिंध गवर्नमेंट ने बल्दियाती इदारों को कमज़ोर रखा है? आपकी इस पर क्या राय है? देखिए ये तो आपने खुद ही जवाब दे दिया ना, यही है ना, गैस आप करेंगे तो यही जवाब मिलेगा। मतलब है कि जब आप इस सवाल पूछेंगे तो उसका यही, जब तक है वो शर्जील मेमन या कोई भी है वो वाकई में अपने दिल की बात को शेयर ना करे, वो कैसे अपने शिकंजे से कराची को निकलने दें, वो कैसे कराची को जो कॉलोनी बनाया हुआ है, नियो कॉलोनाइजेशन है ये, उसको कॉलोनी बनाया हुआ है। अच्छा फिर टैक्स सारे ले रहे हैं, लगा कुछ नहीं रहे। देखिए जो ये इंतज़ामी यूनिट या सूबे, उनकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, मतलब उनको किसी बात का डर है। अगर कराची से आज रेवेन्यू जा रहा है तो मरकज भी तो जा रहा है ना, तो मरकज को तो डर नहीं कि चूंकि 4 सूबे हैं, अभी चारों सूबे हमें टैक्स देंगे नहीं। आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा ये बता दें, 28वीं आईनी तरमीम की भी बाज़गश्त अब है, आपको लगता है कि आपके जो मुतालिबात हैं अब 28वीं आईनी तरमीम के थ्रू वो पूरे हो जाएंगे? देखिए अब होने चाहिए, क्योंकि आप कह रहे थे ना हिकमत अमली क्या है, तो हमने तो आईनी तरामीम हर तरह की मूव की हुई है। बल्दियाती पैकेज, बल्दियाती इदारों, मकामी हुकूमत को मौसर और बाख्तियार बनाना, खुद मुख्तार बनाना, और हमने नए सूबे किस तरह बनने चाहिए वो कैसे आसान हो वो भी हमने दिया हुआ है। हमने तो जला के दिल सरे राह रख दिया, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। अब तो पंजाब में, KPK, बलूचिस्तान में वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, नए सियासतदान हैं, वो सब के सब ये कह रहे हैं, और पंजाब ने तो ये करारदाद मंजूर की पंजाब असेंबली ने कि भाई ये MKM जो कह रही है बिल्कुल सही है, ये इस तरह का बल्दियाती निज़ाम मुल्क में आना चाहिए। और जो कवानीन बने हुए सरियन खिलाफ वर्जी है 140 की बात। और जस्टिस गुलजार शेख ने मेरी पटिशन पर, MKM की पटिशन पर कहा हुआ है कि ये बात बिल्कुल सही है, ये शो पीस है, इनको इख्तियार दें, इनके बल्दियाती इंतखाबात का वक्त मुकर्रर हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज, पानी सब जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर लामहला बात सूबों की तरफ जाएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बंजारा, लोग जब सड़कों पर आ जाएंगे, बुनियादी सहूलतें उनके पास नहीं होगी। एक शहर निकला है खुदाई के दौरान, आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला है, नया शहर है पाकिस्तान में निकला जिसका नाम कराची है, लेकिन मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जिंदा इंसान नहीं निकले, इसमें 4 करोड़ जिंदा इंसान निकले हैं। अब ये, और ये आपका फाइनेंशियल कैपिटल आज भी है, 60-70% मरकज को देता है, सूबे को 95। अच्छा ये कर सकते हैं कि सूबा गारंटी ले ले, हम उम्मीद करते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं इसको आप आगे भी लेकर जाएं और इस मामले को अच्छे तरीके से, खुश असलूबी से सॉर्ट कर लिया जाए, ताकि मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी बरकरार रह सके और मजीद आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे, सब पर बात कर रहे थे। अभी हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद सेगमेंट्स हमारे पास है, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला, 22 माह में 13 लाख पाकिस्तानी बैरूने मुल्क चले गए हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने बैरूने मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों से मुतालिक कुछ आदाद शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक मुलाजमत के लिए बैरूने मुल्क जो गए हैं उनमें पाकिस्तानियों की तादाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में उसमें इजाफा देखने में आया और 2024 में 7 लाख के करीब पाकिस्तानी बैरूने मुल्क जा चुके हैं, जबकि रवां साल अक्टूबर तक 6 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। अच्छा, अब दूसरी जानिब रवां हफ्ते वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट का अचानक से दौरा किया और उन्होंने हिदायत की कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर अगर कोई भी मुसाफिर ट्रैवल कर रहा है तो उसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये सारा मामला है क्या और ज़रूरी दस्तावेज़ात कौन से हैं जो लोग जहाँ पर गलती कर रहे हैं, इस पर हमने डिटेल में बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पोएपा के साबिक चेयरमैन असद हफीज़ कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? शुक्रिया आपका। असद साहब, सबसे पहले तो ये जो नंबर हमने बताया है कि पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में दूसरे ममालिक में ट्रैवल करें, सबसे बुनियादी वजह क्या होती है दूसरे ममालिक में जाकर मुलाजमत करने की? इसमें ये है जी कि जब से पोएपा बनी है हमने आज तक तकरीबन 1,30,35 लाख लोग हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट पे भिजवा चुके हैं। ये 1970 से ये शुरू है जी, और अब हर साल तकरीबन 7 से 8 लाख लोगों को हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट पे भिजवा रहे हैं। अब जैसा कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने हर चीज़ को सियासत की नज़र ही करना है। मैं हैरान होता हूँ और हर जगह पे ये कहता हूँ कि वही हमारे मिनिस्टर साहिबान जो OP एंड HRD के होते हैं और वो जब इक़्तिदार में होते हैं तो फ़ख्र से कहते हैं कि हमने इस साल इतने लोगों को ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट पे भिजवाया। अच्छा। और जब वो अपोजिशन में चले जाते हैं तो फिर वो ब्रेन ड्रेन का प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो चल ये रहा है, हर साल तकरीबन 8-8.5 लाख लोगों को हम लोग भिजवा रहे हैं, लीगल अच्छा। माइग्रेशन करवा रहे हैं। ठीक है जी, जो हम लोग ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट लोगों को भिजवाते हैं। सही है। तो इस साल भी वैसे ही सारा सिलसिला चल रहा है। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं है, स्मूथली सब चीज़ें चल रही हैं। ये जो अभी आपने बात की मोहसिन नकवी साहब और चौधरी सालिक हुसैन साहब ने अचानक विजिट किया लाहौर एयरपोर्ट का, वो मैं ज़रा कन्फ्यूजन अपनी कौम की दूर करूं। और चौधरी सालिक साहब जिनेवा गए हुए हैं, शायद आज वापस आ जाएं और हमारी मुलाकात और हम ये मामला उनके सामने भी क्लियर कर दें। वो होता यूँ है कि सिर्फ सऊदी अरेबिया की मिसाल आपको देता हूँ। सऊदी अरेबिया के जब वीज़े हमें वो भेजते हैं ना जी, वीज़े की वैलिडिटी होती है 2 साल। ठीक है। वो उन्होंने हमें फ़र्ज करें एक रिक्रूटिंग एजेंसी को 200 वीज़े भेज दिए। उन्होंने कहा जी इस महीने में हमें इस जॉब के इस ट्रेड के लोग भिजवा दें, इस प्रोफेशन के। वो लोग चले जाते हैं। आगे अगर उनको किसी उस प्रोफेशन की ज़रूरत नहीं रहती जिसके उन्होंने वीज़े भेजे हुए, तो वो कहते हैं जी हमें ये मैसेज नहीं चाहिए, आप हमें प्लम्बर भेज दें, हाँ जी, या इलेक्ट्रीशियन भेज दें। तो वो वहाँ पर जाके उनका प्रोफेशन फिर चेंज हो जाता है। तो इसमें कोई इलीगल काम नहीं है। अब फ़र्ज करें जैसे कोई एक हमारे पास प्राइवेट ड्राइवर का वीज़ा आता है, घर के ड्राइवर का वीज़ा आ गया, उनको ड्राइवर वहीं से मिल गया। वो हमें कहते हैं जी क्या हमें यहाँ घर के लिए कुक भेज दें आप इसी वीज़े पे। वो कुक जब जाता है वहाँ पे उसका प्रोफेशन चेंज हो जाता है। उसका कोई इलीगल तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। थोड़ी सी लोगों की मैं चाहूँगी आप रहनुमाई कर दें। किसी ने बाहर ट्रैवल करना है मुलाजमत के लिए, कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, बुनियादी दस्तावेज़ात कौन सी होती हैं जिसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते? इसमें तो पासपोर्ट, ID कार्ड और उसकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, FRC, यही चीज़ें चाहिए होती हैं। और उसमें अगर कोई वाइट कॉलर है तो उसके जॉब के रिलेटेड जो डिग्री उसकी होगी वो टेस्ट होगी मूफा से और HEC से और उस मुतलका एम्बेसी से, और फिर वीज़ा वो स्टैंप होता है। ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है। और बस आपके प्रोग्राम की वसादत से मेरे अपने जो रियासती इदारे हैं उनसे भी गुजारिश ये है कि अगर कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन को कोई इतराज़ नहीं है और उस मुल्क की कंपनी खुद रिक्वेस्ट कर रही है हमसे कि इस वीज़े के अगेंस्ट ये बंदा भेज दें, तो हमें भी उसमें हर्डल्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा रुझान बता देना, पाकिस्तानियों का रुझान ज़्यादातर किन ममालिक की तरफ होता है, उसकी क्या वजूहात हैं? गल्फ में हम देख रहे होते हैं पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, सऊदी अरब में। इसके अलावा कौन से ममालिक है जहाँ पर इसमें यह है जी कि हम अब हर साल 25 लाख बच्चे बच्चियाँ जॉब मार्केट में आ रही हैं। और जब हमारे जैसे तरक्की पजीर जो मुल्क हैं वो अगर इसमें इतनी जॉब क्रिएशन नहीं है तो उनके लिए फिर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ही एक वाहिद ऑप्शन बचता है। और उसमें गल्फ जो है वो रेगुलर चल रहा है। इसमें मशरकी यूरोप भी शुरू हो गया है, जापान भी शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं और ज़ाहिर जॉब यहाँ पे नहीं है तो लोग जा रहे हैं ना जी। और इसमें हमें इसको इनकरेज करना चाहिए और डिस्करेज उनको करना चाहिए जो माइग्रेशन कराते हैं। अगर फ़र्ज करें कहीं कश्ती डूबती है, यहाँ पे खबर आती है कि इतने लोग बेचारे वहाँ पे डेथ होगी उनकी,
और फिर उनके खिलाफ हम क्रैकडाउन करते हैं। उसमें हमारा कोई भी प्रमोटर जो है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर वो मुलव्वस नहीं होता। सामने आता ना जब कश्ती डूब जाती है तब हाईलाइट होता है। बिफोर टाइम वो पकड़ें ताकि ये चीजें हों। अच्छा असद साहब, ये जो प्रोटेक्टर स्टैंप की टर्मिनोलॉजी है ये क्या है जिसका होना ज़रूरी है आपके दस्तावेज़ात में? ये भी जब कोई भी वीज़ा आता है, हम गवर्नमेंट का ये जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की भी आपने मिसाल दी, इसी के ज़ैली इदारे हैं प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स। ओके। और वहाँ से हम परमिशन अप्लाई करते हैं। वो जो वीज़ा आता है वो उस मुल्क की जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ से वो अटेस्ट होके आता है और वो वहाँ पे जाके कंपनी चेक करके फिर भेजते हैं। प्रोटेक्टर वहाँ से वेरिफिकेशन करने के बाद हमें परमिशन देता है कि आप ये लोग भर्ती करके भिजवा सकते हैं। उसके बाद जब वीज़ा स्टैंप हो जाता है तो उस परमिशन के अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको प्रोटेक्ट करती है और बंदा इंश्योर्ड होता है, स्टेट लाइफ इंश्योर्ड करती है, उसके बाद प्रोटेक्ट होता है और फिर बंदा ट्रैवल करता है। जबकि ट्रैवल का प्रोटेक्टर होने के बाद किसी भी इदारे की डोमेन ख़त्म हो जानी चाहिए कि ये जेन्युइन वीज़ा है और जेन्युइन ही सारे मामलात हैं। वीज़ा सही है लेकिन उसके पास मतलूबा डॉक्यूमेंट नहीं है। फ़र्ज करें कि बंदा ड्राइवर पे जा रहा है और वो वहाँ पे जाके काम करेगा कुक का, तो वो कहेंगे जी ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए, जबकि उस मुल्क की एम्बेसी ने वीज़ा स्टैंप कर दिया होता है। ये उनका काम है देखना, बाकी तो इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो आपका इदारा है पोएपा, इसका थोड़ा सा रोल हमें बता दें हमारे नाज़रीन को, बैरून मुल्क जो जा रहे हैं उसमें ओवरसीज़ में इसका रोल क्या है? इसका यह है जी कि हम तकरीबन 2500 एक्टिव मैन पावर एक्सपोर्टर हैं और ये हमारी एसोसिएशन है पोएपा। ठीक है। और सबसे मेजर रोल ही पोएपा का है इसमें मैन पावर एक्सपोर्ट में। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी एक इदारा है ओईसी के नाम से। ओईसी ने एक साल में तकरीबन 186 लोगों को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पे भिजवाया है सऊदी अरेबिया में, जबकि हम जो प्राइवेट सेक्टर से ये 7.5 लाख लोगों को अभी भिजवा चुके हैं और ये 8 लाख को टच कर जाएगी फिगर। और इसी के अगेंस्ट मुल्क में रेमिटेंस आ रही है। अब इस साल हमने 38 अरब डॉलर को टच किया है और हमारा टारगेट ये है कि अगर इस तादाद को डबल कर दिया जाए और रेमिटेंस की मद में हमारे पास 80 अरब डॉलर आए तो हमारा मुल्क भी उठ जाएगा, फॉरेन रिजर्व भी उठ जाएंगे। 1-1 अरब डॉलर के लिए हम कहाँ भीख मांग रहे हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान का ही फायदा और लोगों का ही फायदा। अच्छा, थोड़ी सी मुझे ये बता दें, आम जो गलती, कॉमन गलती पाकिस्तानी क्या कर रहे होते हैं बाहर जब मुलाजमत के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, ये जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कॉमन मिस्टेक वो जो उनसे हो जाती है वो ये होती है कि वो गली मोहल्ले में चलते फिरते जो एजेंट होते हैं उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। अच्छा। हालांकि ये जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है इसकी वेबसाइट पे सब वीज़ों की डिटेल पड़ी होती है कि किस रिक्रूटिंग एजेंसी के पास कितने वीज़े और क्या सैलरीज हैं, सब चीज़ें पड़ी होती हैं। वो बेचारे आम लोगों के हत्थे चढ़ते हैं, वो ज़्यादा जो स्कैम होते हैं वो वही करते हैं। हम आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी मैन पावर एक्सपोर्टर यानी लाइसेंस याफ्ता बंदे ने कोई इस तरह की हरकत की। वो सब गली मोहल्ले के लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और इसी तरह की हरकतें जो इलीगल माइग्रेशन करवा रहे होते हैं। ये जो कभी कश्ती डूब गई, कभी किसी बॉर्डर पे लोग मर गए, वो भी लाइसेंस याफ्ता नहीं होते। गलत लोगों के हाथ आपने नहीं जाना, बेसिक आपने सबसे पहले ख्याल ये रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। असद हफीज साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर बात कर रहे थे। जनाब, सबसे कॉमन गलती जिस तरह असद साहब ने भी बताया कि गलत लोगों के हाथ नहीं जाना। जो एजेंट्स जो हैं वो आपका जो आगे काम उसको ख़राब भी कर सकते हैं, तो फिर आपने राइट डायरेक्शन में जाना है। और सारी इन्फॉर्मेशन ये तमाम जो इदारे हैं उनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है कि आपने लीगल तरीके से जाना है तो क्या क्या इसमें प्रोसेस कौन सा हो सकता है। हमें अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान ने आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस आईकास्ट की मेज़बानी हासिल करके साइंसी तरक्की में एक अहम संगे मील अबूर किया है और ये जो कॉन्फ्रेंस है 18 से 20 नवंबर तक स्पार्को इस्लामाबाद स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के इश्तराक से जारी रहेगी। यानी आज इसका आखिरी दिन है और रवां साल चीन के साथ मुआहिदे के तहत जनवरी 2026 में 2 उम्मीदवारों की ट्रेनिंग शुरू होगी और अक्टूबर 2026 तक किसी एक को खलाई मिशन के लिए फाइनली भेजा जाएगा। अब वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में चल क्या रहा है ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ आयशा मौजूद है। आयशा को हमने कहा कि आज आप यहाँ नहीं है तो वहाँ जाकर आप ज़रूर हमें थोड़ा सा बताएंगी कि इस कॉन्फ्रेंस में हो क्या रहा है। आयशा, ओवर टू यू। तो जनाब, जब हम सोचते हैं स्पेस पर जाने का और आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखते हैं तो हमेशा ये चीज़ें जो है ना इंसानों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। और ये फैसिनेशन आज की नहीं है बल्कि ये तारीख़ बताती है कि इंसान ने सबसे पहले अपने बारे में सवाल किया कि मैं कौन हूँ, उसके बाद अपने इर्द गिर्द के बारे में सवाल किया और उसके बाद आसमान की तरफ देखा तो सूरज, चाँद, सितारों के बारे में सवाल किया। और ये सवालों का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी इंसान चाहता है कि वो एक्सप्लोर करता रहे कि इन आसमान की वसतों के अंदर क्या क्या मौजूद है। इसीलिए इकबाल ने एक जगह पर कहा,
उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, ये टूटा हुआ तारा महे कामिल ना बन जाए। तो जनाब ये कॉन्फ्रेंस जो है 3 रोज़ की है, आईकास्ट इसका नाम है। 25 ममालिक से यहाँ पर डेलीगेट्स आ रहे हैं। एंड आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू टेल यू कि पाकिस्तानी जो है वो इस स्पेस में जाने के लिए तैयार है। तो उसकी क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं, आगे बढ़ते हैं और ज़रा उनसे बात करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले तो बड़ी खुशी हो रही है इस चीज़ को अनाउंस करते हुए भी कि पाकिस्तान जो है ना वो भी अब अपना मार्क स्पेस के अंदर बनाने के लिए तैयार है। टेल अस अबाउट इट। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी हमने इनिशियली इस साल के शुरू में फरवरी में एक चाइना की मैंड स्पेस एजेंसी के साथ जो एक मुआहदा किया, उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रीलिमिनरी सिलेक्शन और चाइना में इसकी सेकेंडरी सिलेक्शन होगी। लेटर ऑन फ्रॉम जनवरी 2026 में हम इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे 2 कैंडिडेट्स की, जो कि तकरीबन अबाउट 10 मंथ्स लॉन्ग होगी। और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2026 इंशाल्लाह ताला हम इनमें से एक जो एस्ट्रोनॉट है उसको हम जो है स्पेस मिशन के लिए भेजेंगे ऑन द चाइना स्पेस स्टेशन, और वो वहाँ पे अबाउट 7 डेज़ स्टे करेंगे। एंड आफ्टर ड्यूरिंग दैट दो 7 डेज़ वो वहाँ पे स्पेस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, जो कि हमारे अपने पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने बनाए हैं। क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन का वो क्या है, और डेफिनेटली आप जो प्रोसेस होगा सेलेक्ट करने का वो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। एंड देन कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है अगर कोई एस्ट्रोनॉट जाना चाहता है, आप डेफिनेटली यू नो द आइडिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो इंतहाई जिसमें उनकी क्लिनिकल जो उनकी फिटनेस है, एग्ज़ाम्स उनके बड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं, कंप्लीट उनकी मेडिकल उनकी जो है उनकी असेसमेंट की जाती है। उसके बाद इनकी फिजियोलॉजिकल असेसमेंट की जाती है कि क्या इनकी बॉडी जो है और इनका जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इस मयार का है कि वो स्पेस फ्लाइट के अंदर जो है वो फिट है। एंड देन इनकी साइकोलॉजिकल फिटनेस देखी जाती है कि वेदर दे आर साइकोलॉजिकली फिट टू अंडरगो दोज हाई प्रेशर और हाई स्टेक एनवायरनमेंट। तो जनाब सुपार्को और आईएससी के ताउन से जो आईकास्ट के नाम से 3 रोज़ा यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होगा, स्पेस साइंस के ऊपर बातचीत होगी, और दुनिया भर से तकरीबन 25 ममालिक से बहुत से मंदूबीन ऐसे हैं जो यहाँ पर आए हैं जो अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करेंगे, जिसके अंदर पॉलिसी मेकर्स भी हैं, स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, कुछ हम ये कह सकते हैं कि वेटरन एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद हैं, और अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं वो एस्ट्रोनॉट ट्रेनर भी हैं और एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट भी हैं, यानी कि जाने की तैयारी भी करें और इसके साथ साथ जो स्पेस पर जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स उनको ट्रेन भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं व्लादिमीर प्लेट्स, जो कि एस्ट्रोनॉट ट्रेनर हैं, एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट भी हैं, जाने की तैयारी भी करें। टेल अस अबाउट योर expertise and your training, and I believe this is your first time in Pakistan? It's my first time in Pakistan, yes, indeed, excellent. I had the chance to work for 30 years at European Space Agency, and I was in charge of microgravity program, parabolic flight, basically, aircraft parabolic flight. And these are special flight, we call test flight. How much time does it take to train an astronaut? Depends on the type of flight, on the type of mission, basically. If you are a professional astronaut, so you are making your career for that, it's typically 2 to 4 years, maybe a little bit long, depending on the type of mission that you will work. I understand that now there is a selection going here to find a Pakistani astronaut that would eventually fly next year in 2026. So these people would probably be trained in a very short time, maybe in a year or so, to be specialists for one or two or several series of experiments to be performed on the space station. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सेक्रेटरी आईकास्ट प्रोफेसर डॉक्टर नजम अब्बास नकवी साहब। उनसे बात करते हैं, उनके विजन के बारे में जानते हैं और वो खुद क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं इस कॉन्फ्रेंस से, ये जानने की कोशिश करते हैं। एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर एक्सपीरियंस जा रहा होगा, क्योटिक होगा, लेकिन कैसा जा रहा है? इस वक्त हमारे पास कोई तकरीबन 25 मुल्कों से लोग आए हुए हैं और वो हर एरिया से उनका ताल्लुक़ है। दिस इज़ सच अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको सीखने वाले, सिखाने वाले और समझाने वाले और उनको इम्प्लीमेंट करने वाले पॉलिसी लेवल तक के लोग मिल रहे हैं। इसमें 50 सेशंस हैं जो पैरेलल में हो रहे हैं। ठीक है। इसमें 13 वर्कशॉप्स हैं जो अपनी जगह पे चल रही हैं। इसमें पैनल डिस्कशंस भी हैं, प्लानरी सेशंस भी हैं। स्पेस किस तरह से हेल्प कर सकती है माहौलियात के अंदर और क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स हो रहे हैं दुनिया में, उसके अंदर इसके बारे में बताइए। जब हमें स्पेस से जो डेटा मिलता है उस डेटा को हम किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डेटा एनवायरनमेंट के लिए भी है, क्लाइमेट,
एटमॉस्फेयर, माइनिंग, एग्रीकल्चर, वाटर फ्लोज, ग्लेशियर्स। तो स्पेस से जो डेटा मिल रहा है उस डेटा को अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो इस वक्त जारी है और हमारी बहुत सारी उम्मीदें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी है कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चला और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने भी जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाके ज़रा कॉन्फ्रेंस एंजॉय करती हूँ, एक दो वर्कशॉप्स जो है ना उनको भी देखूँगी। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह स्टूडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब, आयशा को मैंने आपको शुरू में प्रोग्राम के कहा था कि आयशा एक मसरूफियत की वजह से प्रोग्राम में नहीं है, तो हमने कहा कि आप घर नहीं बैठ सकती, आप काम के लिए जाएं, वहाँ से हमें बताएं थोड़ा सा इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो जनाब आयशा ने बताया इस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए ये मौका है कि पाकिस्तान स्पेस और टेक्नोलॉजी इसकी दुनिया में भी आगे बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ना है। और हमने जिक्र करना है एक और तारीखी लम्हा जो कि आने को है, क्योंकि मुल्क में पहली मरतबा ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान करने जा रहा है। और इस सतह का बैनुल-अक़वामी इवेंट दुनिया भर में टेनिस की सबसे मजबूत और मुस्तनद सर्किट का हिस्सा समझा जाता है। और अब बिलाखिर ये इवेंट 24 से 30 नवंबर तक इस्लामाबाद में मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें 20 से ज़ायद ममालिक के मारूफ खिलाड़ी हमें एक्शन में नज़र आएंगे। और पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया भर में, वो बड़ा मुस्बत इमेज दुनिया में उजागर होगा। और आपको पता है स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट ऐसे फील्ड्स होते हैं जो सॉफ्ट इमेज को उजागर करने के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। और बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी भी ज़ाहिर आगे आएंगे और इस खेल में हमें आगे आते हुए नज़र आएगी, जिनकी हौसला अफजाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि टेनिस पर जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट शख्सियत है जिसका आप और हम सभी जानते हैं, एक जो नाम है पाकिस्तान का बहुत बड़ा टेनिस फेडरेशन के सदर भी हैं इस वक्त, वो पाकिस्तान के लेजेंड टेनिस स्टार इसामुल हक कुरैशी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी। क्या मसरूफियत चल रही है आजकल? तो मुझे लगता है बहुत ही वेरी बिजी एंड जिस आपने बात भी की, हिस्टोरिक इवेंट होने वाला है। इट्स अ मोमेंट फॉर पाकिस्तान टेनिस के लिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए भी। ATP इज़ द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी। दो ही बॉडीज़ हैं टेनिस में, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF एंड ATP। एंड पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ATP इवेंट नहीं हुआ। मेरे लिए तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक ICC इवेंट पहली दफ़ा क्रिकेट का पाकिस्तान में हो रहा हो। तो मैं उससे ही रिलेट करता हूँ। मोर देन 50 एथलीट्स जो हैं पूरी दुनिया से पाकिस्तान आ रहे हैं। ऑलरेडी जो इनकी सुपरवाइज़र है हमारी ATP की, कनाडा से वो आ चुकी हुई हैं। एन बीस जो रेफरी हैं वो उज़्बेकिस्तान से आ चुके हुए हैं। एंड अल्लाह के फजल करम से रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड एज अ फेडरेशन, एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्लेयर भी फील वेरी प्राउड to be able to bring such a big event to Pakistan's history for the first time. सबसे बड़ा प्राइज मनी के हवाले से भी टूर्नामेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का टेनिस का। $50,000 प्राइज मनी है इसकी। एंड उसमें मेरे बाद और अकील खान ऑब्वियसली जो नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं 20 साल, विल बी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि 11 प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान विल बी प्लेइंग एन ATP इवेंट, जो कभी हुआ ही नहीं। तो ह्यूज इवेंट जी, ह्यूज मोमेंट फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट टेनिस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपने $50,000 बोला ना इसकी प्राइस मनी, दिस इज ह्यूज। और ये जो काविशें इसके पीछे हुई हैं इस इवेंट को पाकिस्तान में लाने के लिए, वो जरा थोड़ी सी कहानी हमें बताएं, किस तरह से ये मुमकिन हुआ? हाँ जी, देखिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ATP खेलता रहा हूँ। एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा वो अफसोस रहा कि आई हैव नेवर बीन एबल टू प्ले दीज काइंड ऑफ इवेंट्स एट होम इन फ्रंट ऑफ माय होम क्राउड। अगर आपने कोई गेम को प्रमोट करना है, आपने चैंपियंस क्रिएट करने हैं, रोल मॉडल्स है जो भी हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फैंस हैं वो आपको ऑन द ग्राउंड ये इवेंट्स खेलते देखें। क्रिकेट के साथ ये होता है, वी सी क्रिकेट ऑल द टाइम। हम बात करते हैं बाकी और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स या स्टार्स क्यों नहीं बनते। जहांगीर खान, जानशेर खान, दे यूज्ड टू प्ले स्क्वॉश इवेंट्स भी पाकिस्तान के अंदर, लोग खेलते, उनको वर्ल्ड चैंपियंस बनते देखते थे। तो वो सिलसिला बहुत ज़रूरी है। एंड 2 साल से मैं लगा हुआ हूँ ATP के साथ फॉर दिस टूर्नामेंट। मेरे भी ये था, एक तरह से ख्वाब था कि आई न्यू कि शायद रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू पुट माई रैकेट्स डाउन प्लेइंग एन ATP इवेंट एट होम। और अब इस प्रोग्राम के तवज्जो से वो भी बताना चाहूँगा कि दिस विल बी माई फेवरेट इवेंट, माई लास्ट ATP इवेंट मेरी करियर का भी। तो एक तरह से फुल सर्कल है। तो ये तो आपके लिए डबल खुशी की बात हो गई ना कि एक तो आपकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में खेलना है और आपका आखिरी फेयरवेल। इस बारे में आप कैसा महसूस करें? इमोशनल है क्या फीलिंग्स? हाँ जी, ऑब्वियसली इमोशनल। एक तरह से पूरा फुल सर्कल जो है लाइफ का, वो आई फील लाइक हर रात को मैं थोड़ा सा ड्रीम कर रहा हूँ उसके बारे में। अभी आई जस्ट गॉट एक्नॉलेज इटली के अंदर जो नीटो ओपन फाइनल्स होते हैं, ATP फ्लू मी एंड माई वाइफ एंड माई पेरेंट्स एंड फैमिली एवरीवन टू इटली। उन्होंने वहाँ पे मुझे एक बहुत प्यारा सेरेमनी भी की, मेमोरेबिलिया दिया टू एक्नॉलेज माई अचीवमेंट्स, माई करियर ऑन एंड ऑफ द कोर्ट। तो वहाँ पे आई डिड नॉट फील सो इमोशन बिकॉज
एक तो मुल्क में नहीं था, दूसरे लोग थे तो उनके साथ उस तरह का वो जो है कनेक्शन आपको फील नहीं हुआ। तो यहाँ पे आई थिंक इट विल बी डिफरेंट। आई हैव माय फैमिली मेंबर्स, माय फ्रेंड्स, सारे आ रहे हैं देखने के लिए मैचेस एंड लेकिन इन अ वे आई स्टिल फील वेरी प्राउड। मैंने आई थिंक आई हैव कंडक्टेड माई सेल्फ इन द बेस्ट वे आई कुड। एक मुल्क का सॉफ्ट इमेज एज अ प्लेयर मैं पूरी तरह करता रहा हूँ, लेकिन ब्रिंगिंग दिस टूर्नामेंट है जो सारे एथलीट्स पहली दफा पाकिस्तान आएंगे, सुपरवाइजर जो इट्स अ बिग थिंग। एटीपी की मीडिया टीम पूरी आ रही है टू डू अ स्टोरी ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टेनिस के ऊपर एंड इस टूर्नामेंट के अराउंड। तो जो एक गोल और एक ड्रीम है टू कीप बिल्डिंग अ सॉफ्ट एंड पॉजिटिव इमेज ऑफ माय कंट्री, उससे ये बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं। बिल्कुल असाम, और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी इन चीज़ों की। ये पिछले दिनों जो एक दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ, फिर उससे हमारी क्रिकेट भी मैचेस चल रहे थे वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, उन प्लेयर्स ने यहाँ पर स्टे किया और उसके बाद इतना बड़ा इवेंट टेनिस का यहाँ पर आना और लोगों का जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखाना, ये पाकिस्तान के लिए कितना सिग्निफिकेंट आपको इस बहुत ज़्यादा है। अभी भी थोड़ा सा जो आई वुड से हेटर्स हैं या जो लोग हैं जो जेलस होते हैं वो भी ये कह रहे हैं जी देखें जी इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं आ रही और इतना ये नहीं हो रहा, बट दे नॉट अंडरस्टैंडिंग कि लोग फिर भी आ रहे हैं और इवेंट हो रहा है, इसमें पाकिस्तान की जीत है। मैं इस चीज़ से नहीं देख रहा कितने हाईली रैंक प्लेयर्स आ रहे हैं। अब PSL हुआ था पहली दफ़ा 12 साल पहले या 11 साल पहले, वी डिडंट हैव द बेस्ट क्रिकेटर्स कमिंग। एक सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद अब आपके टॉप प्लेयर्स आना शुरू हुए हैं और वही चीज़ टेनिस के साथ भी मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड इन द बिगिनिंग जिन्होंने एंटर किया था, फिर अनफॉर्चुनेटली वो जो है हादसा हो गया। ATP wanted to cancel the tournament or postpone it. Luckily I was in Italy. उनकी पूरी मैनेजमेंट वहाँ पे थी, उनको कॉन्फिडेंस दिया। मोहसिन नकवी साहब की, हमारे फील्ड मास्टर साहब को जो क्रिकेट के साथ वो सारे रिलेशन जो न्यूज़ में आ रहे थे वो उनके साथ मैंने शेयर किए एंड उसकी बेसिस पे दे फेल्ट अ बिट कॉन्फिडेंट। और अब उनकी सुपरवाइजर आ गई है, उनका रेफरी आ गया है, दे फीलिंग वेरी सेफ। आई थिंक ये क्रेडिट जितना आपको दिया जाए और आपके साथ काम करने वालों को दिया जाए, इतने बड़े इवेंट को यहाँ पर लाना और इस इंसिडेंट के बावजूद यहाँ पर करवाना, ये पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा साम, जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि पाकिस्तान, मैंने आपसे ऑफ एयर भी ये पूछा था कि उस तरह से बड़े नाम प्रोड्यूस अभी तक टेनिस में हमारे क्यों नहीं हो सके। आप एक रोल मॉडल हैं बहुत सारे नौजवानों के लिए, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला थम क्यों गया? हम मजीद प्लेयर्स को क्यों नहीं जानते? बेसिकली जी मेरे ख्याल से वर्क नहीं किया गया। देयर वाज नो प्रोसेस कि जी असाम जैसे अकील जैसे प्लेयर्स बनाए जाएं और एक टेनिस शुरू हो गई है। द फेडरेशन एंड द गवर्नमेंट वाज नॉट, आई फेल्ट वाज नॉट एबल टू कैश इन ऑन माय अचीवमेंट्स। ये टूर्नामेंट्स वगैरह उस वक्त होने चाहिए थे व्हेन आई वाज एट माय पीक। फेडरेशन को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था यार ATP इवेंट लेके आए पाकिस्तान में, शाम का नाम आ गया, टेनिस खेले, लोग आए, उस तरह शुरू हो, लोग प्रोड्यूस करें। देयर वाज नो रोड मैप। मैंने भी सब कुछ खुद ही अपने करियर से सीखा, गलतियां भी की, रॉन्ग डिसीजंस भी किए, लिंक कर करके सीखा। अब एज अ फेडरेशन प्रेसिडेंट में मैं इसलिए हूँ कि एक रोड मैप दिया जाए जूनियर प्लेयर्स को भी, सीनियर प्लेयर्स को भी। एक इंटरनेशनल कैलेंडर मैं अगले साल बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर इंटरनेशनल इवेंट्स हो पूरे साल और उसके अराउंड हम नेशनल इवेंट्स कराएं ताकि लोगों को एहसास हो कि क्रिकेट के अलावा टेनिस में भी पैसा बना सकते हैं। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट एंड पीपल अंडरस्टैंड कि इसको एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं आप, तो आई थिंक वो साइकिल शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। है जी माशाल्लाह, डेफिनेटली है जी, पोटेंशियल था तो मैं भी बना, यहाँ से निकला। माय फर्स्ट टूर्नामेंट वाज व्हेन आई वाज 16.5 years old. आई हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड, वहाँ पे खेला, उसके बाद सारा सिलसिला शुरू हुआ। अभी भी हमारे जूनियर लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वी हैव सम रियली गुड टैलेंट अंडर 16 में, अंडर 18 में, अंडर 12 में। फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में वी हैव 3 players who are going to be playing in Orange Ball, which is the 5th biggest international junior tournament. And अभी मिकाइल अली बेग जो हैं वो 3 back-to-back international ITF junior tournaments जीते हैं इस्लामाबाद में। We have Nadir Ali Mirza playing in Dubai. He was in Japan last week. मिकाइल हमारे शो में भी आ चुके हैं और हमने उनको इंटरव्यू किया। Nadir Ali Mirza अभी right now he's playing in Dubai quarter finals में। Last week he made finals in Japan under 18 के अंदर। तो इन लड़कों को मैं पुश कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ। फेडरेशन फंड्स भी कर रही है, इनको प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। एंड I started my international career when I was 16. These kids are already representing Pakistan at the highest level at the age of 12, 14, 16. तो आप कह रहे हैं ये वाली जो जनरेशन है ये आपसे एक स्टेप अबव है। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to push them, to guide them, to mentor them. And जो रोड मैप है, जो मैंने गलतियाँ की when I was a young player, वो I am interacting with them all the time. अभी नादिर अली की मिर्ज़ा के साथ में मैसेजेस कर रहा था, उनकी मदर के साथ, उनके फादर के साथ। सेम थिंग इज़ मिकाइल अली बेग, अबू बकर तला हैं, शयान अफरीदी हमारा अंडर 12 का जा रहा है अब इंशाल्लाह, और राशिद अली बचानी अमेरिका में, उनके वीज़ाज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ। अमेरिकन कॉन्सुलेट से बातें हो रही हैं कि प्लीज़ उनका एक्सपीडाइट करें सो दे कैन गो। तो वो सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड अल्लाह करे। मेरा गोल है जी कि इंशाल्लाह ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर बने जो मैंने खेला हुआ हूँ।
and that's my goal and my vision, और इंशाल्लाह in the near future you will see. इंशाल्लाह. अच्छा, आपने बताया कि आपके करियर जो है वो इस इवेंट के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उसके बाद के आपके क्या प्लान्स हैं, आगे ज़िंदगी में क्या गोल्स हैं, क्या अचीव करना है मज़ीद? देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली एज ए प्रेसिडेंट, एक नाम है मेरा भी है, फैमिली का भी है, एक लेगेसी चलती आ रही है मेरे ख़ानदान की. आपके नाना भी? हाँ जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली. तो उसमें यही है कि टू प्रोड्यूस मोर प्लेयर्स, मुझसे बेहतर प्लेयर बने, मेरा तो गोल ये है अब. एंड जो चीज़ मैंने देखी स्क्वॉश के साथ हुई है, जो चीज़ मैंने देखी हॉकी के साथ हुई है, आई ऑनेस्टली डोंट वांट इट टू हैपन विद टेनिस. एटलीस्ट आई वांट टू कंट्रीब्यूट जितना मैं कर सकता हूँ. And it's an individual sport. I'm going to do everything I can to tick all the boxes जो players को चाहिए. At the end of the day, they need to play and they have to जो है ना perform. वो उनके लिए मैं खेल नहीं सकता. लेकिन this federation, this president is for the players, is for the coaches, is for the umpires. सारे जो हमारे टेनिस का इकोसिस्टम है उसके लिए आया हूँ मैं. आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन. पहले जो गैप होता था कि जी प्रेसिडेंट साहब से बात ही नहीं हो सकती, उनको पहुँच ही नहीं सकती, उस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है. एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर मैंने प्रोड्यूस करना है. एंड आई सी इट हैपनिंग इंशाल्लाह इन फ्यू ईयर्स टाइम विद मिकाइल अली बेग एंड शायान अफरीदी एंड ऑल दीज गाइज. एंड इंशाल्लाह वो अगर मैं कर लूँगा और ATP लेके आ गया हूँ, एंड बट दैट्स द गोल कि इंशाल्लाह टेनिस को आगे लेके चलें. अच्छा, आपने गोल सेट किया हुआ है, आपने आगे इसी फील्ड में सर्व करना है ताकि नए बच्चों को आप प्रोड्यूस कर सके. अच्छा, मुझे बताएं कि आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं टेनिस की दुनिया में, बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, लेकिन आपका रोल मॉडल कौन है? आपने किसको देखकर टेनिस खेलना शुरू किया, या कौन आपको लगता था मुझे इस जगह पे? देखिए, मेरा रोल मॉडल तो आई हैव टू से क्लीशे चीज़ नहीं है, लेकिन माय फादर, ही इज, आई हैव आइडलाइज्ड हिम ऑल माय लाइफ. और मैं कहता भी हूँ, इफ़ आई कैन बी हाफ द पर्सन ही इज़, आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड मैन. टेनिस शुरू अम्मी को देख के की. शी वॉज अ नेशनल चैम्पियन नौशीन एहतिशाम फॉर 10 years. 4, 5, 6, 7 के थे हम, उनके मैचेस जाके देखते थे. एंड लेकिन इंटरनेशनली इंस्पिरेशन स्टेफन एडबर्ग थे, ऑल टाइम फेवरेट मेरे. उनके साथ मैं खेला हुआ भी हूँ, प्रैक्टिस भी की हुई है लंदन में. एंड वो थोड़ी सी इंस्पिरेशन थे. फिर खेलना शुरू किया, फिर गोरान इवानिसेविच और फिर रॉजर फेडरर ऑब्वियसली नाउ पिछले 20 साल से. फील वेरी लकी एंड फील वेरी ब्लेस्ड के एज अ पाकिस्तानी भी, एज अ टेनिस प्लेयर भी, आई प्रैक्टिस with Roger, I played against him. I practiced with Rafa Nadal also. I practiced with Andy Murray. I played against Andy Murray also. I played against Novak Djokovic also. उन मैचेस में प्रेशर लेवल क्या होता था? ये जो बड़े-बड़े आप एंडी मरे और राफेल नडाल का आप नाम ले रहे हैं, ये इनके अगेंस्ट जब खेलना होता है तो आप क्या सोच रहे होते थे? एक रात पहले आपको क्या थॉट्स आ रही होती थी? प्रेशर लेवल जी बहुत प्रेशर बहुत ज़्यादा है. बहुत बिग नेम्स हैं. मुझे तो अभी भी याद है रॉजर से जब पहला मैच मेरा हुआ, प्रोफेशनल मैच, जूनियर्स में भी खेला हुआ उससे मैं, लेकिन जब प्रोफेशनल मैच हुआ था तो ईशा की नमाज के बाद आई एक्चुअली प्रेड टू अल्लाह कि अल्लाह, मैं ये अगर मैच जीत गया तो मेरी लाइफ शायद चेंज हो जाएगी. रॉजर हार गया, उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो कुछ करिश्मा दिखा और अगले दिन वो करिश्मा ही हुआ कि आई एंडेड अप बीटिंग हिम. तो हाँ जी, अल्लाह के शुक्र से, फजल करम से, आई हैव बीटन ऑल ऑफ देम इन माय करियर. तो लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रॉजर के अगेंस्ट भी विन है, एंडी के अगेंस्ट भी विन है, नोवाक जोकोविच के भी अगेंस्ट विन है. एंड फील वेरी लकी एंड प्राउड कि इनके साथ खेला हुआ भी हूँ, उनको जीता हुआ भी हूँ. एंड अब यही है, आगे चैंपियंस को अब इंशाल्लाह प्रोड्यूस करना है. अच्छा, मैं प्रेशर लेवल की बात की, आप जब इंडियन किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट खेलते हैं, क्रिकेट में हम देख रहे होते हैं कि वो एक अलग ही जंग का माहौल बन जाता है कि इंडिया के अगेंस्ट आपने खेलना है. आपके उस वक्त जज्बात क्या होते हैं? देखें, एज एन इंडिविजुअल स्पोर्टमैन मैंने कभी इसको इतना ज़्यादा हावी नहीं करने दिया. एंड आई थिंक हम कर देते हैं यहाँ पे मीडिया में, बट फॉर मी देयर जस्ट अदर प्लेयर्स, और उनको इंडिविजुअल स्पोर्ट है, उसको हराना है. अब मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप हो गई, पाकिस्तान इंडिया ऑल द टाइम. मैं तो आधा करियर ही अपना इंडिया में खेला हुआ हूँ. एंड आई यूज्ड टू गो टू इन इंडिया एंड बीट इंडियन प्लेयर्स. और मेरे सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से टूर्नामेंट्स भी जो मेरे इंडिविजुअल विन्स हैं वो इंडिया के अगेंस्ट हैं और इंडिया में ही हैं. एंड जब डेविस कप के मैचेस होते हैं, आई हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडियन प्लेयर्स. तो वो उस तरह हाईलाइट कभी नहीं हुआ, सोशल मीडिया उस वक्त नहीं होता था. एग्जैक्टली, टाइम का फर्क है. वरना तो अरशद नदीम का भी सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, दीगर स्पोर्ट्स में भी जब पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर इंडिया के किसी प्लेयर को हराता है तो हाइप बन जाता है. डेविस कप में होता था व्हेन यू वर प्लेइंग फॉर द कंट्री, लेकिन लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स आर माय फ्रेंड्स आल्सो. टूर पे मैं अकेला पाकिस्तानी होता था, तो इंडियंस के साथ रहना, बातचीत करना, सेम pretty much हैबिट्स वही होती थी. खाना पीना भी, लैंग्वेज भी, मूवीज पे जाना इकट्ठे, इंडियन मूवीज पे, ये वो सारी चीज़ें चलती थी. आपने वो टाइम एंजॉय किया है रादर? हाँ जी, ऑब्वियसली. एंड करना पड़ता है बिकॉज इट्स वेरी इजी. आई एम द ओनली पाकिस्तानी.
अगर वो स्टांस ले लें मेरे अगेंस्ट, वेदर यूरोपियंस एंड बीइंग अ मुस्लिम, तो मैं तो टेनिस ही ना खेल सकता ना। एग्जैक्टली। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। लेकिन अभी हालात भी थोड़े से बदल गए ना, उधर भी सोच में भी बहुत सारी तब्दीली आ गई है। वो जो पॉलिटिक्स है वो स्पोर्ट्स में लेकर आ गए, वो गलत है। यू शुड कीप इट सेपरेट। मेरे लिए तो बहुत जरूरी है चीजें। अच्छा चले, ये बताएं कि फ्यूचर प्लान्स तो आपने बता दिए, फैमिली की तरफ से कभी इस तरह नहीं हुआ जो आप शुरू कर रहे थे करियर के, भाई टाइम नहीं देते, और जब आपके करियर का पीक था तो फैमिली की तरफ से कभी शिकवे शिकायतें आती थी? नहीं, मैं जो बना सारा प्लेयर मेरे पेरेंट्स की सैक्रिफाइसेस हैं, मेरे ब्रदर की सैक्रिफाइसेस हैं, सिस्टर की हैं। मिस सो मेनी ओकेजन्स, शादियाँ, फ्यूनरल्स, बर्थडेज, ये सारी चीज़ें। हाँ जी, रिग्रेट मिसिंग माई नानाज फ्यूनरल, माई दादीज फ्यूनरल, आई वाज अवे। एक दो दफ़ा तो बड़ा अम्मी पेरेंट्स के साथ तो काफ़ी झगड़ा ही हुआ, क्योंकि दे डिडंट टेल मी। मुझे जब वापस आया महीने बाद और पता लगा कि दे हैव पास्ड अवे, तो उस तरह की चीज़ें हुई हैं काफ़ी। ऑब्वियसली यू मिस देम, लेकिन जितनी सैक्रिफाइसेस मेरे पेरेंट्स ने की हैं फॉर माई करियर, मतलब कि उसका मैं कभी भी मेरे ख्याल से उनको पे ऑफ नहीं कर सकता। एंड जो भी मैं हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, एंड वही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई फील अब्बू ने भी एहसास दिलाया। आई थिंक पिछले 5-6 सालों में मुझे वो हुआ है कि इतनी ज़्यादा बड़ी आबादी हमारी 250-60 मिलियन पीपल हैं पाकिस्तान में। आई फील लाइक अल्लाह ने मुझे चूज़ किया फॉर टेनिस, तो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त ख़त्म हो गई व्हेन आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर टेनिस प्लेयर्स, एंड दैट्स माय गोल और विजन और ड्रीम भी कह लें अब आप। एंड उसी लिए मैंने अपने करियर को भी थोड़ा सेक्रीफाइस किया है। आई कुड हैव इजीली प्लेइंग लास्ट ईयर भी, इस साल भी, लेकिन टू मेक द चेंजेस, टू ब्रिंग द चेंजेस इन आवर इकोसिस्टम, इन द टेनिस एंड एवरीथिंग, आई हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन पाकिस्तान। मेरी बीवी तो वो कहती है यार जब आप ट्रैवल करते थे व्हेन यू वर प्लेइंग यू वर स्पेंडिंग मोर टाइम एट होम, अब आप प्रेसिडेंट बन गए, यू स्पेंडिंग मोर टाइम इन इस्लामाबाद। अच्छा, यहाँ जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। Federation in Islamabad, I am from Lahore. Exactly. I have a 3-year-old son, I have a 1-year-old daughter, so it's very tough to bring them here. And उसमें मेरी वाइफ कहती है यार आप तो इस्लामाबाद ज़्यादा होते हो अब, लेकिन वही है, they are sacrificing, they understand, and वो चीज़ें वो understanding ना हो तो I won't be able to बिल्कुल वो सेक्रीफाइसेस है। आप, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ तो थोड़े से आप मुझे इमोशनल भी लग रहे हैं बात करते हुए, और ये इमोशंस ज़ाहिर है चाहे स्पोर्ट्स में नहीं, इमोशंस हर इंसान के साथ जुड़े हुए होते हैं। साम हम फिटनेस की बात करते हैं, कोई भी प्लेयर होता है किसी भी स्पोर्ट में वो खेल रहा होता है, उसकी फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो मेंटल फिटनेस है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है? जिस तरह जिन इंसिडेंट्स का आपने जिक्र किया, मैं वहाँ शिरकत नहीं कर सके आप, तो फिर उस वक्त मेंटली आप क्या फील कर रहे होते हैं? मेरे ख्याल से people in Pakistan really have to understand is not just sportsmen, mental health बहुत ज़्यादा important है, जिस पे हम as a culture, as a society, as a nation we don't focus and we don't care about it. और सबसे important चीज़ मेरे ख्याल से टेनिस में भी किसी भी स्पोर्ट्स में is the mental strength, और वो मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर फिजिकल आती है। माइंड स्ट्रांग होगा तो बॉडी स्ट्रांग होगी, एंड उसको मद्देनजर रखते हुए भी वी हैव हायर्ड एंड प्रॉपर स्पोर्ट्स साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट फॉर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ऑल्सो। अभी मुझे मैसेज आया था 12 बजे, जो सारे प्लेयर्स अभी चैलेंजर खेलने लगे हैं, बिकॉज फॉर देम इट विल बी द फर्स्ट टाइम प्लेइंग एन ATP इवेंट, वी हैविंग अ प्रॉपर क्लास फॉर ऑल ऑफ देम। और 6 महीने से वी हैव अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो भी टूर्स वगैरह होते हैं उनके पहले सेशंस होते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए भी पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में पहले जिम नहीं होता था, वी इंट्रोड्यूस्ड इट, प्रॉपर जिम है हमारा, जाके बच्चे हर दिन जो हैं ट्रेनिंग करते हैं, सारी चीज़ें। वी हैव अ प्रॉपर ट्रेनर नाउ एज वेल, पहले वो भी नहीं था। बिल्कुल रेस्टोरेंट प्रॉपर्ली बनाया जी हमने। अच्छा। हाँ जी, साल में सारी ये अपग्रेडिंग की है, उसकी वजह से ये ATP इवेंट हमें मिला है। अच्छा, मैं चाहूँगी असाम एट द एंड आप कोई मैसेज हमारे देखने वालों को, उन नौजवान खिलाड़ियों को जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, और ये जो इवेंट हो रहा है उसके बारे में भी पहले तो जी सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को, सारी इस्लामाबाद की कौम को कहूँगा, दे ऑल वेलकम, इट्स ओपन फॉर पब्लिक। कोई टिकट्स के पैसे जैसे नहीं है। वी want to promote sports, we want to promote tennis, we want to show a very positive and soft image of our country that we are a sports loving nation. तो kindly 24 नवंबर से आएँ crowds में, 10 बजे से मैचेस शुरू हो जाएंगे। I would like to take this opportunity to thank all our sponsors, क्योंकि अभी सिर्फ महीने में हमें ये ग्रांड टूर टूर्नामेंट, it was not easy to get lot of people on board. उसमें बार्ट फाउंडेशन, फौजी सीमेंट, I don't want to miss anyone also, अस्करी बैंक जो है, हम TV obviously हमारे आप मीडिया पार्टनर्स हैं, super thankful to them, and हमारा PSO जो स्टेट ऑयल है वो, स्टाइलिंग पार्टनर हमारे टोनी एंड गाय हैं, क्लोथिंग पार्टनर हमारे मुनीब नवाज हैं, एंड हिल व्यू होटल जो है इस्लामाबाद में, दे आर होटल पार्टनर, एंड सो आई एम सुपर थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। एंड बस पाकिस्तान को कहूँगा जी, क्रिकेट भी चल रही है यहाँ पे, टेनिस भी चल रही है, वी हैविंग लॉट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स,
क्राउड्स में आए, मुल्क को, दुनिया को दिखाएं। मैचेस क्राउड को भी आना चाहिए, हम भी आपके इवेंट को देखने के लिए जरूर आएंगे। ओपनिंग सेरेमनी इज ऑन द 23rd इवनिंग एंड मैचेस विल स्टार्ट ऑन 24th till 30th। तो 24 नवंबर से 30 नवंबर तक ये मैचेस होने हैं, जिस तरह आसाम बता रहे हैं, और आप सब ने वहां पर जाकर अपनी शिरकत यकीनी बनानी है ताकि इस इवेंट को हम कामयाब बना सकें और ये बता सकें कि पाकिस्तान कितना मेज़बान मुल्क है और हम मेज़बानी में कहां पर स्टैंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आसाम हमारे साथ मौजूद थे और टेनिस के बहुत बड़े नाम हैं, सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने ये सिलसिला रोका नहीं है। वो अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजीद बच्चों को सामने लाना चाहते हैं और इस वक्त वो सर्व भी कर रहे हैं और उनकी ही काविशों की वजह से आज ये इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में मुमकिन हो रहा है, इसका होना। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद सेगमेंट्स हमारे पास हैं, उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट का इस्तेमाल है। ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है, लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन है इसने धोखाधड़ी के नए दरवाजे भी खोले हैं। अक्सर हमें सुनने में मिलता है या ऐसे पैगामात हमारे अपने फ़ोन पर रिसीव हो रहे होते हैं जिनमें कोई ना कोई लिंक आपको भेजा जाता है कि इस लिंक को आप ओपन करें, और जब आप वो लिंक ओपन कर लेते हैं तो फिर आप उस स्कैम में आ जाते हैं। कभी इस तरह के मैसेज आते हैं, जी आपने इनाम जीत लिया है, या फिर आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, या फिर मुख्तलिफ जाली स्कीम्स या लकी ड्रॉ के हवाले से आपको बताया जाएगा, या कोई डिस्काउंट का लालच दिया जाएगा सारिफीन को। अक्सर जो इन चीज़ों में आ जाते हैं सारिफीन फंस जाते हैं। फिर उनके साथ क्या होता है जी, उनकी जो बैंक डिटेल्स हैं अक्सर वो ले लिए जाती हैं, फिर डेटा चोरी हो जाता है, माली फ्रॉड और हैकिंग के बड़े बड़े तरीके, अब नित नए तरीके मार्केट में आ गए हैं। जितना हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जा रही, उतने ये जो तरीके हैं स्कैमिंग के ये भी एडवांस होते जा रहे हैं। अब इनसे बचना कैसे है, और ये जो मालूमात लीक हो जाती हैं और इनके टारगेट पे कौन से लोग होते हैं, ज़्यादातर किन लोगों को ये टारगेट कर रहे होते हैं, इस पर हमने बात करनी है कि कौन से मैसेजेस या कॉल्स आएँ तो आपने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है या इवन आपने आगे कंप्लेन करनी है। इसी पर बात करने के साथ मौजूद है साबिक डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सज्जाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि कौन से आम तौर पर फ्रॉड हो रहे हैं आजकल पाकिस्तान में। देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड की अगर बात कर रही हैं तो इसमें आपको ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी को कोई ना कोई मैसेज जरूर उसने देखा होगा फोन पे, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज, जिसमें कोई न कोई उसको इंस्टिगेट किया होगा फ्रॉड के लिए कि आपका नाम निकला है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आ जाएगा या और बेशुमार उसकी हैं आ जाएगा, और उसमें जैसे ही या फिर आपसे पासवर्ड मांगेंगे, बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगी कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, और उनको कुछ थोड़ी बहुत उनको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उन्होंने बंदे की ली होती है, और उसके बाद जो है वो आपको कॉल करती हैं। तो आप समझते समटाइम नंबर भी जो ऐसा आता है जो आपको पता होता है कि ये हमारा बैंक का नंबर ही है, क्योंकि नंबर भी जो है वो सिमिलर नंबर, वो वेब बेस्ड नंबर बन जाते हैं, और वो लेकिन होते वो फेक नंबर होते हैं जहाँ से कॉल कर रहे हैं। पहले हम कहते थे कोई फोन नंबर से आपको कॉल आए तो आप समझ जाएं इस तरह की कोई बात कर रहा है तो वो फ्रॉड हो सकता है, लेकिन लैंडलाइन नंबर से भी लोगों को कॉल्स आ रही हैं। जी एग्जैक्टली, लैंडलाइन नंबर जो है बेसिकली सिमिलर नंबर जो है वो वेबसाइट से नहीं बन जाते हैं, और जब वो नंबर बन गया ऑनलाइन उसी आपको लगेगा वो बेसिकली लैंडलाइन नंबर होता नहीं है, तो आपको नजर आ रहा था कि लैंडलाइन नंबर है। जब उस ये तो दूसरा एक इंसान एक अपने फ्रेम ऑफ माइंड में बैठा होता है, फैमिली में बैठा हुआ है, ऑफिस में बैठा है, कोई काम कर रहा है, तो सडनली इसको जब कॉल आएगी तो सडन कॉल में वो सच नहीं कर पाता कि ये कॉल जो है ये किसी इदारे से है, ये कॉल जो है वो किसी दूसरा किसी इंडिविजुअल ने की है या किसी इदारे की तरफ से है। बिल्कुल सही है जी, एग्जैक्टली। अच्छा, फिर जो है उसमें ये नहीं अंदाजा लगा पाता कि ये कौन कर रहा है कॉल, ठीक है, उस टाइम फ्रेम ऑफ माइंड में बंदा उनके झांसे में आ जाता है और उसमें फिर अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है, अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है। अच्छा सजाद साहब, मैं चाहूंगी थोड़ा सा बताएं कि कौन से लोग ज्यादातर इन फ्रॉडियों के टारगेट पे होते हैं, कौन सी एज ग्रुप के लोग होते हैं, या कौन सा इनका टारगेट किन ऑडियंस के साथ होता है? देखिए, इसमें हर लाइफ के लोग हैं। मैंने देखा है कि बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट भी देखे हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं, अनएजुकेटेड लोग भी देखे हैं, और उसमें हर फ्रेम ऑफ माइंड के लोग हैं।
लेकिन बेसिकली होता है कि मुझे खुद बेशुमार दफा कॉल आई है और व्हाट्सएप मैसेज आए हैं और इसी तरह के आए। यानी इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी को इंडिविजुअल को, हाँ जहां तक हैकिंग का तल्लुक है, हैक वही बंदा उसको होगा जो जिसको अपनी थोड़ी बहुत अवेयरनेस नहीं है। और सबसे पहले कोई बैंक भी आपसे आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मांगता, आपका पासवर्ड नहीं मांगता, आपकी आइडेंटिटी नहीं मांगता, कभी भी नहीं कॉल करता। और ये हर शहरी को पता होना चाहिए कि अगर कोई बैंक से कॉल करता है इसका मतलब है फेक कॉल है, जाली कॉल है। क्योंकि आपका बैंक आपने करना है, आप बैंक में जाएं, इन पर्सन जाके बात करें, आपको कभी कॉल नहीं आएगी। दूसरा, वो आपसे कभी पासवर्ड नहीं मांगेंगे। फिर तीसरा कि अगर अक्सर होता है कि जी मैंने गलती से आपको ये चीज भेज दी, आप मुझे वापस भेज दें, और उसमें आप कोई ना कोई उन्होंने पासवर्ड रखा होता है जो आप जैसे ही उनको वापस वो भेजते हैं तो आपका व्हाट्सएप है वो हैक हो जाता है और वो या फोन आपका हैक हो जाएगा और उसमें फिर आपको अपने फोन पे अपने व्हाट्सएप पे कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो है कि सबसे पहले तो आपने अननोन बंदे को जो आपको जिसको आप जानते नहीं है उसकी किसी ऐसी कॉल पे उसको ऐसे किसी मैसेज पे उसको जवाब ना दें, उसको इन्फॉर्मेशन अपनी बेसिकली आपने शेयर नहीं करनी ऐसे अननोन बंदे से। अच्छा मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी जी। दूसरी जो है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेसी है, उसके बारे में हमें टीच ही नहीं किया गया। और हमारे लिए जो प्राइवेसी है वो इशू एज ए नेशनल, मैं आपको हर डिपार्टमेंट के पे चले जाए कहीं भी आपको ये नजर नहीं आएगा। आपका शनाख्ती कार्ड बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपकी आइडेंटिटी है, और वो हर जगह आप जाएंगे तो आपसे आईडी कार्ड मांगेंगे और आपसे कॉपी ले रहे होंगे, स्कैन कर रहे होंगे, किसी हाउसिंग सोसाइटी में चले जाए तो वहां आपसे ले रहे होंगे। तो ये बेसिकली जो आपकी आईडी है वो कहीं स्कैन नहीं होनी चाहिए, ये बाय लॉ होना चाहिए। दुनिया में जो एडवांस कंट्री है वहां पे आपकी आईडी इस तरह मिसयूज नहीं होती, आपसे कोई मांग नहीं सकता। ठीक है। और फिर यहाँ पे हर जगह पे आपसे मांग रही होती हैं, हर जगह आपसे ले रही होती हैं, आप अपनी पोजीशन में रख रही होती हैं, तो फिर आपका जब आईडी कार्ड तो डेटा तो ऑलरेडी लोगों के पास जा रहा होता है ना, जिन्होंने आपका आईडी कार्ड मांगा है, और हम सभी इसमें अक्सर दे रहे होते हैं अपना डेटा, आईडी कार्ड वगैरह, तो अक्सर जो लोग मांगते हैं हमें लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है, ये हम दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि जिस बंदे के साथ ये स्कैम हो चुका है, वो इन लोगों के झांसे में आ चुका है, चाहे वो बैंकिंग फ्रॉड हो या किसी भी और तरह का फ्रॉड हो, वो क्या करे उस वक्त, उसके बाद क्या करे? देखिए, सबसे पहले इमीडिएटली उसको, अगर उसका फोन हैक हुआ है तो उसकी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ है तो उसकी साइट पे जाएंगे तो उस पर डिटेल लिखी होगी, आपने कैसे उसको रिकवर करना है, कैसे उसको ब्लॉक करना है। तो सबसे पहले तो उसको ब्लॉक करें और उसको रिकवर करें। सेकंड है कि जी आप उस क्राइम के खिलाफ जाएं, रिपोर्ट करें। रिपोर्ट के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वेबसाइट है, वहां पर जाके उसको रिपोर्ट करें, डॉक्यूमेंट करें, फिर उसको डॉक्यूमेंट करने के बाद पर्सनली परसू करें, ऑफिस जाएं और सारी डिटेल जो है वो लेके उसको प्रिंट की शेप पे लें, उसको इसमें यूएसबी में लें, उनको जाके दें और अपनी कंप्लेंट दर्ज करें, उसको फॉलो करें। ठीक है, प्रॉपर कंप्लेन दर्ज करवानी और इसका बाकायदा एक तरीकाकार भी मौजूद है। हमारे साथ सज्जाद बाजवा साहब मौजूद है। बहुत आपने में ज्वाइन किया और लोगों की इन्फॉर्मेशन में हमने इस सेगमेंट के थ्रू इजाफा करने की कोशिश की है कि अगर आपको इस तरह की कोई कॉल्स या मैसेजेस रिसीव होते हैं तो आपने उनका रिस्पॉन्ड नहीं करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बल्कि उसको रिपोर्ट करना है FIA में, ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके और ज़्यादा लोग इनके झांसे में ना आ सके। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे लेने में इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।